बड़ी खबर इस वक्त की पंजाब से। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में निरंकारी भवन पर हुए ग्रेनेड हमले को सुलझा लेने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कबूल कर लिया है कि हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह हैप्पी और पीएचडी का हाथ था, जो कि पाकिस्तान में छिपकर बैठा है। पुलिस ने दावा किया है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने यह हमला इलाके के लड़कों की मदद से करवाया है और बताया यह जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पटियाला से पकड़े गए खालिस्तान गदरफोर्ड के आतंकी शबनमदीप सिंह ने स्लीपर सेल के जरिए 2 लड़कों को बरगलाकर अपने साथ जोड़ा और उनमें से कुछ को रुपए देकर हैंड ग्रेनेड से हमला करने के लिए तैयार किया। न्यूज 18 इंडिया ने 2 दिन पहले ही हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह की साजिश होने की भी खबर दिखाई थी। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। मोहित, 50 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया था सरकार की ओर से जानकारी देने वालों को, लेकिन जो खास बात की HE-36 सीरीज का हैंड ग्रेनेड जो पाकिस्तान की सेना इस्तेमाल करती है, कहां से इन तक पहुंचा, कुछ और जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी जो जानकारी मिल रही है शुरुआती, उसके आधार पे जो शबनमदीप सिंह पटियाला से गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने स्लीपर सेल बनाने में वो कामयाब रहा था और स्लीपर सेल थे उनको पैसा खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से, जो कि लगातार पाकिस्तान में छिपकर बैठे हैं, जिनमें से हरमीत सिंह पीएचडी, जो कि खुद अमृतसर के छेटा का मूल निवासी है, और उसकी तरफ से पैसा भेजा गया था और कहा गया था कि सिख युवकों को बरगलाकर खालिस्तान के नाम पर इस मुहिम से जोड़ा जाए और पैसे का लालच भी दिया जाए। फिलहाल ये खुलासा अब तक नहीं हो सका है जो HE-34 जो ग्रेनेड आप कह रहे हैं वो कैसे पहुंचा था, क्योंकि उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल थे वो एक्टिव थे और उनको ये जो ग्रेनेड पहुंचाने का काम था उसकी जिम्मेदारी दी गई थी कश्मीरी आतंकी संगठनों को। तो यानी ये बात तो साफ है कि ये पूरा जो नेक्सस है वो खालिस्तानी आतंकियों का, जो कि पाकिस्तान में छिपकर बैठे हैं, उनके साथ कश्मीर में जो एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप हैं वो शामिल थे और ISI उनको ये सब मुहैया करवा रहा है, जिसमें हैंड ग्रेनेड और पैसा मौजूद है। लेकिन ये हैंड ग्रेनेड पहुंचा कैसे, इसको लेकर माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और DGP सुरेश अरोड़ा मौजूद रहेंगे, वो खुलासा कर सकते हैं इस पूरी कहानी का कि आखिरकार ये हैंड ग्रेनेड अमृतसर तक कैसे पहुंचा, क्योंकि इस हैंड ग्रेनेड को चलाना भी इतना कोई आसान काम नहीं है। तो माना जा रहा है कि इन दोनों लड़कों को ट्रेनिंग भी दी गई होगी। कि ट्रेनिंग शबनमदीप सिंह नाम का जो खालिस्तान गदरफोर्ड का आतंकी है उसकी तरफ से दी गई, या इन लड़कों को बाहर कहीं भेजा गया, ये अभी फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। बिल्कुल, लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया है, कहाँ का वो आरोपी है, किस तरह वो पुलिस के हत्थे अब चढ़ पाया है, कोई और प्राथमिक जानकारी मिल पाई? ये जो दोनों लड़के थे जिन्होंने हमला किया है निरंकारी समागम स्थल पर, उन दोनों के बारे में पुख्ता जानकारियां मिली, जिसके बाद रेड करके इनमें से एक युवक को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, जबकि दूसरा अभी भी फरार है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पुलिस का ये कहना है कि अभी हो सकता है कि इसकी पहचान उजागर ना की जाए जो लड़का गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इससे जो इनके साथी जो स्लीपर सेल से जुड़े और जो दूसरे ऐसे लड़के हैं जिनको खालिस्तान के नाम पे परगलाया गया और जो एक युवक फरार चल रहा है, वो अलर्ट हो सकते हैं। इसी वजह से अभी इस युवक की पहचान और ये कहाँ का रहने वाला है, ये सब तमाम बातें गुप्त रखी जा रही हैं। शुक्रिया, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे मोहित। CM अमरिंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में और कुछ खुलासा कर सकते हैं आपसे कुछ ही देर में। उधर केरल में CPM नेता के बालाकृष्णन ने RSS की तुलना खालिस्तान से की है, जिसके बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह खालिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश की थी, उसी तरह RSS सबरीमला पर कब्जा करने की कोशिश कर रही। वहीं बालाकृष्णन के बयान पर CPM नेता रामचंद्रन पिल्लई ने भी समर्थन किया है, तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे मानसिक दिवालियापन करार दिया। दूसरी तरफ RSS ने भी CPM नेता के बयान को देश का अपमान बताया है। They are doing like that. They are doing like Taliban. They are doing like Khalistan terrorists. That is why that they are creating trouble in Sabarimala. Why should they create trouble in Sabarimala? RSS की तुलना खालिस्तान से, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लड़ने वाली है, बराबर काम करने वाली, देश की एकता और अखंडता और उसकी सार्वभौमिकता के लिए काम करने वाले RSS जैसे संगठन पर यह आरोप लगाना, उसकी तुलना खालिस्तान से करना, यह मानसिक दिवालियापन नहीं है तो क्या है? केरल CPM के स्टेट सेक्रेटरी बालकृष्ण कोडियारी जी ने जो कहा है RSS के बारे में, तो एलिगेशन लगाया है कि RSS खालिस्तानी संगठन जैसा है।
मैं समझता हूँ कि सच की मजाक इससे ज़्यादा हो नहीं सकती है। आरएसएस एक शांति प्रिय संगठन है, हिंसा में बिल्कुल विश्वास न करने वाला संगठन है, देश के प्रति निष्ठा रखने वाला संगठन है। उसकी तुलना खालिस्तान जैसे हिंसक देशद्रोही संगठन से करते तो एक प्रकार से वो देश का, आरएसएस का और सारी देश प्रेमी जनता का अपमान है। इस तरह आरएसएस पर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने आरएसएस को कभी भी आतंकी संगठन नहीं कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात नहीं की। अभी सीपीएम ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से कर दी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, आप मुखर विरोधी रहे हैं संघ के। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि संगठन आतंकी है। लेकिन प्रतिबंध की बात तो आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं। बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं। हमने कभी प्रतिबंध आरएसएस पे प्रतिबंध की बात की ही नहीं है। हाँ, जो प्रतिबंध केंद्र सरकार के कर्मचारी अधिकारियों के लिए लगा हुआ है, जो प्रतिबंध केंद्र सरकार के परिसर में शाखा लगाने पर लगा हुआ है, वही प्रतिबंध यहाँ से हट गया था, उसे हम वापस लागू करेंगे। ये हमने कहा है। लेकिन देखिए, अगर इतना ही परेशान है आरएसएस इस हमारे प्रस्ताव से, तो नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि वो प्रतिबंध हटा दें और आर्मी को, बीएसएफ को, सबको संघ की शाखा लगाने के लिए इजाज़त दे दें। उधर कर्ज माफी और किसानों के लिए राहत की मांग कर रहे हजारों किसानों का मोर्चा आज मुंबई पहुंचा है। लंबी कतारों में किसान पैदल चलते हुए प्रदर्शन करने मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे हैं। किसानों ने कल महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। इस बार किसान मोर्चे में आदिवासियों के साथ साथ राजेंद्र सिंह और योगेंद्र यादव के भी शामिल होने की उम्मीद है। किसान मुंबई में प्रवेश कर चुके हैं। मैं सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर किसानों का जत्था मुंबई की तरफ निकल चुका है और ये मुंबई की सीमा है जहाँ थाने से किसान चल करके मुंबई में प्रवेश किए हैं। एक लंबी लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर औरतें दिखाई पड़ रही हैं, बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, साथ ही आगे पीछे हज़ारों की संख्या में किसान लाइन में मुंबई में प्रवेश कर रहे हैं। आज़ाद मैदान की तरफ ये लोग निकले हैं और इनकी कोशिश है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए अपनी मांगों को लेकर के। फिर चाहे वो किसानों की कर्ज माफ़ी हो या फिर इनके नाम पर जो आदिवासी किसान हैं उनके नाम पर ज़मीन करने की बात हो, और या फिर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको लागू करने की बात हो। तमाम सारी मांगों को लेकर किसान सड़क पर हैं। करीब 10 महीने पहले ये लोग सड़क पे थे। सरकार ने बहुत सारी ऐसी मांगे थी जो मानी थी। कुछ समय मांगा था 6 महीने का, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा की अवधि हो गई। फिर भी किसानों की वो समस्या सॉल्व नहीं हुई, जिसके बाद किसान एक बार फिर सड़क पर है और फिर उसी तरीके से मार्च पास करता हुआ, पैदल चलता हुआ किसान मुंबई की तरफ प्रवेश कर चुका है। और इनकी डिमांड है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनकी मांगे माने, क्योंकि इस साल महाराष्ट्र में भीषण सूखा पड़ा है और ऐसे में किसान आत्महत्या कर सकते हैं। कैमरा राजेश साबले के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली पुलिस ने 2 आतंकियों के शहर में घुसने की आशंका जाहिर करते हुए उनकी तस्वीर भी जारी की है। लोगों से उनके बारे में जानकारी देने की अपील भी पुलिस ने की है। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी कश्मीर के रहने वाले हैं और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। पुलिस ने जो तस्वीर जारी की है उसमें उर्दू में लिखा गया है 360 किलोमीटर और फिरोजपुर 9 किलोमीटर। हालांकि अभी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं लगी है कि ये तस्वीर कहां की है, लेकिन इसके पीछे लगे एक पोस्टर में पाकिस्तानी रेंजर के एक जवान की तस्वीर नजर आ रही है। अब पुलिस इन आतंकियों की तलाश में गेस्ट हाउस और होटल वालों को भी आगाह कर रही है। अभिनेता अक्षय कुमार ने चंडीगढ़ में एसआईटी ने पूछताछ की है और पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के मामले में गुरमीत राम रहीम को अकाल तख्त से माफी दिलवाने और सुखबीर बादल से डील करवाने के आरोपों से जुड़े मामले में एसआईटी ने अक्षय कुमार से पूछताछ की। करीब 1 घंटे 48 मिनट की एसआईटी की पूछताछ के दौरान अक्षय कुमार ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। अक्षय कुमार ने खुद पर लगे आरोपों को फिल्मी कहानी की तरह मनगढ़ंत बताया है। अक्षय कुमार ने एसआईटी की पूछताछ के दौरान कहा कि वो ना तो राम रहीम को जानते हैं और ना ही उनसे कभी मिले हैं।
एसआईटी के सामने अक्षय कुमार ने अपने बयान में कहा है, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस विवाद में क्यों बेवजह खींच लिया गया है। मेरे ऊपर जो अपने फ्लैट पर मीटिंग करवाने और डील करवाने के आरोप लग रहे हैं वो किसी फिल्मी कहानी की तरह मनगढ़ंत हैं। मैं 2011 में वर्ल्ड कबड्डी कप में परफॉर्म करने के लिए पंजाब आया था और इस दौरान मेरी सुखबीर बादल से मुलाकात हुई। ये कहा जा रहा है कि जो भी आरोप हैं उनको अक्षय कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सिर्फ मनगढ़ंत और सुने सुनाए आरोप हैं, पॉलिटिकल भी एलिगेशन हो सकते हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी आप। जो आरोप मेन कहा जा रहा था कि यहाँ पे अक्षय कुमार जी के घर पे कोई मीटिंग हुई, उसके बारे में उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा। उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट भी कर रखा है कि ऐसी किसी तरह की कोई भी मीटिंग उनके घर पे नहीं हुई। अच्छा सर, इसके अलावा अक्षय कुमार ने यह भी सफाई दी कि वो गुरमीत राम रहीम को भी नहीं जानते हैं, उनसे मिले नहीं आज तक। हाँ जी, वो सारी उम्र में जानते क्या, वो कहते कि मैंने सारी उम्र में इस आदमी को कभी कहीं भी नहीं मिला, कभी ऐसी और जो ये बातें हैं पता नहीं कहाँ से ट्रैवल की हैं कि यहाँ पे मीटिंग हुई और मिले। वो कहते कि मैं इस आदमी को जानता भी नहीं, कभी बाहर नहीं मिला उसको। तो क्या वो कहते हैं मैं अपनी सारी लाइफ में श्री सुखबीर सिंह बादल जी को भी पंजाब के बाहर कभी नहीं मिला। अच्छा सर, ये कहा जा रहा है कि एसआईटी सेटिस्फाई है और एसआईटी ने अक्षय कुमार को भरोसा दिया है कि अब उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एज ए विटनेस उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होनी थी, वो हो गई है और उनसे जो कुछ सवाल थे उन्होंने कर लिए हैं। अब दोबारा आने की किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है उनको। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार ने ये भी एक काफ़ी नरम उसमें लहजे में कहा ऑफिसर्स को कि आप सुनी सुनाई बातों पे भरोसा ना करें, फैक्ट्स देखें और प्रूफ देखें, मेरा इस मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ये तो उन्होंने कहा है कि मेरी किसी तरीके की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, और ये चीज़ें उनको उन्होंने कहा है कि मेरे को हर्ट करी हैं कि मेरे को क्यों इस चीज़ में ऑन व्हाट बेसिस मतलब किसी ने एलिगेशन लगाए हैं जो कहीं से भी आए हैं।